हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। 1857 से स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया का स्ट्रगल टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। ये स्ट्रगल इतना आसान नहीं था, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा इंडियंस को ताकि वो ब्रिटिशर्स को रोक सके, उनके जुल्मों से अपने आप को फ्रीडम दिला सके। आप वी.डी. सावरकर ने बुक लिखा हुआ है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने, रेवोल्यूशनरीज मतलब जो लोग क्रांतिकारी, जो लोग हथियार उठाते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ के लिए लड़ने के लिए, तो उनको रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है और हिंदी में उन्हें क्रांतिकारी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, मतलब उनके खिलाफ आवाज़ उठाया। अभी स्ट्रगल क्या था? स्ट्रगल बिफोर 1857, उसमें हर जगह ब्रिटिशर्स अपना रूल करना चाहते थे और जो बेचारे लोकल लोग हैं, कॉमन पीपल है, हम जैसे साधारण जो लोग हैं, उन पर काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट हो रहा था, बहुत बुरा उन पर असर हो रहा था। किसके वजह से? ब्रिटिश रूल्स के वजह से। इंडियंस वेर एक्सप्लॉयटेड इन एवरी स्टेट ड्यू टू कंपनीज रूल। उनका जो रूल एंड रेगुलेशंस था वो एकदम डिफरेंट था। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में जो फार्मर्स थे वो लोग अपना राइट्स को ईजिली एंजॉय कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे एक एक जगह कब्जा करने लगा तो उन्होंने अपना रूल्स और रेगुलेशंस चेंज किया। उन्होंने अपने तरीके से रूल्स सेटअप किए जिससे लोगों को, फार्मर्स हो या कॉमन पीपल हो या आर्टिशंस हो, ट्रेडर्स हो, सबको बहुत तकलीफ़ हो रहा था। सो दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। जैसे जैसे उनका रूल्स बहुत सख्त होते जा रहा था, इंडियंस ने, भले वो कॉमन पीपल हो या दलित्स हो या आदिवासी ट्राइब्स हो, सब लोग ने उनका प्रोटेस्ट करना चालू किया। फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकक्रप्ट। इनका जो ये रूल्स जो था वो इतना हार्श था कि फार्मर्स और कॉमन पीपल जो थे वो लोग कर्जे में डूबने लगे। बैंकक्रप्ट होना यानी उनके पास पैसा नहीं था, जो कर्जा लेते थे उनको पे करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो लोग बैंकक्रप्ट हो रहे थे। In 1770 famine occurred in Bengal but British rulers were insensitive. इंडिया में वो टाइम पे बहुत फेमाइन होता था। फेमाइन मतलब भूचाल आता था, मतलब खेती में फसल नहीं उगना, पूरा बोलते हैं ना सूखापन, सूखा होता था, ज़मीन खंजर बन जाता था। तो इसके वजह से क्या होता था, उसका इफेक्ट तो फार्मर्स में पड़ेंगे ना। तो फार्मर्स उस वक्त खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो भी रूल सेटअप किया तो उस हिसाब से तो उनको टैक्स पे करना था, लेकिन टैक्स आएगा कहाँ से जब उनके खेतों में खेती नहीं होगी। तो इसके वजह से ब्रिटिश रूलर्स, फेमाइन जब भी आता था तो बंगाल में जब हुआ था 1770 में, तो ब्रिटिश रूलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो लोग काफ़ी इंसेंसिटिव थे, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इंसानों की जान जाए, वो लोग भूखे मरे, बोलते ना जानवर भी भूखे मर जाए, उनको उससे कोई लेना देना। अगर वो चाहते थे, उनके पास काफ़ी पैसा था, वो चाहते तो वो सिचुएशन को संभाल सकते थे, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था वो करने के लिए। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ पे इंडिया में रूल करना चाहते थे ताकि उनका प्रॉफिट होता जाए। 1763 से 1857 में फार्मर्स ऑफ बंगाल पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन लेड बाय द सन्यासी फकीर। सेम रिवोल्ट ऑल्सो टुक प्लेस इन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इवन इन साउथ इंडिया। फिर धीरे धीरे जब फार्मर्स को रियलाइज़ होने लगा कि इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, भूखे मरे कैसे भी हो जाए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोग ने भी रिएक्ट करना चालू किया। इंसान भी कब तक सहन करेगा, तो उन्होंने भी रिएक्ट करना चालू किया। और ये रिएक्शन कहाँ तक हुआ? सारा इंडिया में होने लगा, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, महाराष्ट्र से लेके साउथ इंडिया में। उमाजी नायक ऑर्गेनाइज लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उमाजी नायक एक लीडर थे, एक जिसने क्या किया, लोकल यूथ यानी जो कॉमन पीपल है, जो यूथ है, उनको इकट्ठा करना चालू किया ताकि वो रिवोल्ट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इंस्पायर्ड पीपल फ्रॉम पुणे, सतारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, बोरी। लोग क्या करते थे, उमाजी नायक और ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिनके नाम भी शायद हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं ना
बैक स्टेज लीडर्स बहुत सारे थे जो लोग उस बोलते हैं ना कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ पे इंस्पायर करते थे लोगों को कि हम लोग को ये यूथ है बोलेगा तो यही 20-25 एज के सब जो जवान लड़कों को इंस्पायर करते थे, बोलते थे हमको किसी भी तरह से एकजुट होकर ये ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट हमें किसी भी तरह से उनको इस देश से निकालना चाहिए। 1832 में उमाजी नायक को अरेस्ट किया। जब पता चला कि उमाजी नायक लोगों को उकसा रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसको क्या किया ब्रिटिश ने, अरेस्ट करके उसको हैंग किया, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। किधर? पुणे में। तो उमाजी नायक को अरेस्ट करके हैंग किया क्योंकि वो क्या कर रहे थे, सब जगह यंग यूथ को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो लोग रिवोल्ट कर सके किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। ब्रिटिश लॉज पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेस्ट ऑल्सो, फॉरेस्ट को भी वहाँ पे नहीं छोड़ा था। जो बेचारे जो आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट से जंगल से जो भी मिलता है उसे इकट्ठा कर बेच कर अपना रोजी रोटी मीन्स खा पी लेते थे, उनको भी वहाँ पे भी उन्होंने अपना लॉ एंड रूल्स अप्लाई किया। सो इंडियन ट्राइब्स भी, ट्राइब्स बोलेगा तो आदिवासी लोग, एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल्स, तो वो लोग भी उनके खिलाफ हो गए। कौन? फॉरेस्ट के आदिवासी जो ट्राइब्स हैं, लोग हैं आदिवासी लोग, उन लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस रखा, वहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स अप्लाई किए, जैसा बिहार, गोंड्स ऑफ ओडिशा, सांताल ऑफ बिहार, ये सब यहाँ पे भी जो कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी, वो लोग अगेंस्ट हो गए किसके? ब्रिटिश के, क्योंकि वो परेशान हो गए थे ब्रिटिश के लॉस के। तो किसी को कोई फ्रीडम नहीं था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स हमें पूरी तरह से बोलते जंजीरों में जकड़ रहे थे धीरे धीरे करके। गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर, सावंत फ्रॉम कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल्स। गडकरीज कोल्हापुर मतलब महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, कोंकण से, यहाँ से भी जो लोग थे, जो आम जनता थे, उन्होंने भी ब्रिटिश को चैलेंज करना चालू किया। इंडियन सिपाहीज फ्रॉम आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेर इल ट्रीटेड, इवन इंडियन सिपाही लोग जो है आर्मी से, उनको भी बहुत ही बोलते हैं ना बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया। उनको हमेशा एक सेकेंडरी थर्ड क्लास माना जाता था, उनको कम सैलरी दिया जाता था कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स से कंपेयर करेगा तो इंडियन सिपाहियों को बहुत कम सैलरी दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको इल ट्रीट करना, इल ट्रीट मतलब ना मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। British changed the relevant system and set up new system which created instability and insecurity in the mind of people. ब्रिटिशर्स अपना रूल्स एंड सिस्टम्स बार बार चेंज करते थे, उनके हिसाब से उन लोग चेंज करते थे, तो जिसके वजह से लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी थी, मतलब वो लोग अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते थे और स्टेबल नहीं थे। उनका माइंड में, इंडियन लोगों के माइंड में एक हमेशा एक डर लगा रहता था, पता नहीं है कब क्या करने वाले ब्रिटिशर्स। इसके वजह से इकोनॉमिक कॉसेस हुआ। न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, टैक्सेस वे फोर्सिबली कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। अभी भी उन लोग ने क्या किया, नया रेवेन्यू सिस्टम, हर बार अपना टैक्सेस रेवेन्यू सिस्टम्स वो बदलते रहते थे और नया रेवेन्यू सिस्टम्स के हिसाब से उनसे ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाता था, किसके पास से? फार्मर्स के पास से। टू एन्जॉय प्रॉफिट हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन लोकल इंडस्ट्रीज, मतलब जो इंडस्ट्रीज थे, इंडियंस लोगों का इंडस्ट्रीज, उनसे प्रॉफिट हासिल करने के लिए, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होने के लिए, ज़्यादा लाभ उठाने के लिए वो क्या करते थे, लोकल इंडस्ट्रीज़ के पास से ज़्यादा टैक्सेस लेते थे। इसके वजह से टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो अपना इंडिया का है और इंडियंस का था, वो सब बोलते हैं ना तबाह हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, बंद पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे इतने टैक्स पे करने के लिए। आर्टिशंस बिकेम अनएम्प्लॉयड, उसके वजह से क्या हुआ, जो आर्टिशंस लोग थे, जो कारीगर लोग थे, वो बेरोजगार हो गए। विच लेड टू द ग्रोइंग डिसकंटेंट इन द माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसके वजह से लोग और बोलते हैं ना नफरत करने लगे, किससे? ब्रिटिशर्स से, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ खुद के फ़ायदे के बारे में सोचते थे। ये नहीं सोचते थे कि जो दूसरे जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं उनका, वो सिर्फ अपना पॉकेट फुल करने के बारे में सोचते थे। अभी नेक्स्ट है सोशल कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस के साथ साथ सोशल कॉजेस भी इंटरफियर होने लगा, मतलब इंडियन फेल्ट दैट ब्रिटिशर्स वे इंटरफियरिंग इन देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स,
जैसे कि सती प्रोहिबिशन हुआ, विडो रीमैरिज हो गया। तो जबकि ये जो हुआ था वो सही हुआ था, वो उन्होंने सही किया था कि सती प्रोहिबिट किया था उन्होंने, और विडो रीमैरिज को अलाउ किया था। ये जो सिस्टम उन्होंने लागू किया था ये सही डिसीजन था ब्रिटिशर्स का। लेकिन जो हमारे लोग थे वो काफ़ी कंजर्वेटिव और बैकवर्ड थिंकिंग के होने की वजह से वो टाइम पे उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर में और ट्रेडिशंस में, हमारे रीति रिवाज में कौन होता है ये इंटरफियर करने के लिए। इनकी दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही हो रही, विच वे करेक्ट एज पर देयर व्यू, हैंस दे वर डिससेटिस्फाइड। मतलब ब्रिटिशर्स का वो जो व्यू था सती के बारे में और विडो रीमैरिज के लिए सही था, लेकिन हम लोग थोड़े से बोलते हैं ना पुराने ख्यालों के लोग थे, तो हमें लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इंटरफियर कर रहा है, ज़्यादा ही इनका हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के मामले में, कस्टम्स में लोग इंटरफेयर कर रहे हैं बोल के वो लोग तभी भी लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। उसके बाद आ रहा है पॉलिटिकल कॉजेस। ब्रिटिशर्स टुक चार्ज ऑफ मेनी इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिशर्स ने तब तक बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में अपना कब्जा बना के रखा था। लॉर्ड डालहाउसी एनेक्स मेनी प्रिंसली स्टेट। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स है जैसे गोवा, हैदराबाद, ऐसे सब प्रिंसली स्टेट्स को लॉर्ड डालहाउसी ने एनेक्स किया था। सतारा, नागपुर, झांसी वेर एनेक्स ड्यू टू विच इंडियंस डिड नॉट कंसिडर ब्रिटिश ट्रस्टवर्दी। मतलब धीरे धीरे इंडियंस को समझ में आया कि ये ब्रिटिशर्स से उनका जो नीयत है ना वो बहुत ख़राब है, मतलब वो लोग भरोसे के लायक नहीं है। ये बात इंडियंस को धीरे धीरे समझ में आने लगी। ये यहाँ पे जो है सिर्फ रूल करने के लिए और अपना फ़ायदे के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बात जो है इंडियंस के मालूम होने में मतलब काफ़ी टाइम लगा लिया उन्होंने। डिसकंटेंट अमंग इंडियन सोल्जर्स। अभी क्या है इंडियन, लो स्टेटस वे गिवन टू इंडियन सोल्जर्स। मतलब इंडियन सोल्जर्स को लो स्टेटस दिया गया था, एकदम उनको बोलते हैं ना उनका जो ये था पदवी जो था एकदम निचला पदवी में, मतलब उनको सिपाही के तौर पे रखता था, बड़े पोस्ट में उनको नहीं अपॉइंट करते थे। दे वर नॉट गिवन एनी हायर पोस्ट लाइक सूबेदार। सूबेदार का पोस्ट नहीं दिया जाता था, उनको कम पे किया जाता कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, उनकी सैलरी हाई होती थी कंपेयर टू द इंडियन सोल्जर्स। और इंडियन सोल्जर्स को कोई अच्छा पोजीशन या पोस्ट में नहीं रखा जाता था, उनको सादा सिपाही का जो ये है पोस्ट है वो ही दिया जाता था, उनको लो स्टेटस ही दिया जाता था। उनका अलाउंसेस भी कम था कंपैरेटिवली टू द ब्रिटिश। मतलब दो फैसिलिटीज़ जो दूसरे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो मिलते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को, वो उनको कंपैरेटिवली काफ़ी कम दिया गया था। अभी इसका इमीडिएट कॉज क्या हुआ, 1856 में द राइफल प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिश टू द 1856 में ऐसा हुआ कि जो राइफल प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स को, जो इंडियन सिपाहियों को जो राइफल दिया जाता था, वो जो राइफल्स जो था वो मुंह से बाइट करके उसे ओपन करना था। लेकिन उसमें क्या होता था, फैट से था, काऊ और पिग्स का फैट से बना हुआ होता था। वो कार्ट्रेज जो होता था इट वाज स्मेयर्ड इन द फैट्स ऑफ काऊ एंड पिग विच दे वर रिक्वायर्ड टू बाइट। वो बाइट करना पड़ता था अगर कुछ भी वो राइफल जो होता था उसको, तो उससे खोला जाता था और वो बाइट करके निकालना पड़ता था। लेकिन इसके वजह से क्या है, रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ हिंदू और मुस्लिम्स का हर्ट होने लगा। मतलब हम लोग तो गाय को भगवान मानते, तो गाय की हम पूजा करते, तो उसका फैट से बनाया हुआ मतलब राइफल में जो कार्टेज है जानबूझ के वो करते थे, उनका बोलते हैं ना जानबूझकर वो जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए वो लोग उसमें काऊ का और पिग का फैट से बनाया हुआ रहता था, तो उसमें वो डाला हुआ था और उसको बाइट करके हमें वो ओपन करना पड़ता था, जिसके वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वे हर्ट। तो ये लेसन बहुत बड़ा है, इसका बाकी का जो ये है वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।